नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में दबाव समूह के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जी.ए. आमंड तथा जी.बी. पाविल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा सामुदायिक दबाव समूह, तीसरा गैर समुदायात्मक दबाव समूह और चौथा प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। तो पहला संस्थात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। इनके अनौपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्र छाया में प्रेषित होते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। ये अपने आधुनिक परिवेश में प्रत्येक देश की राजनीति में सक्रिय दिखलाई देते हैं और इनमें से प्रमुख है व्यापारियों के संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि। अगला गैर समुदायात्मक दबाव समूह। गैर समुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ नहीं होते हैं। इनको परंपरावादी दबाव गुट भी कहते हैं। गैर सामुदायात्मक दबाव समूह में सांप्रदायिकता और धार्मिक समुदाय, जाति समुदाय आदि लिए जा सकते हैं। अगला प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनकारी गुट वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रामक रवैये अपना लेते हैं। प्रदर्शनात्मक विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही के कई प्रकार हैं, जैसे जनसभाएं हैं, गली कूचा बैठक, पद यात्रा, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, घेराव आदि। इन उपायों से प्रभावक गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं अपितु सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को प्रभावित करते हुए निर्णय निर्माण और नियम प्रयुक्ति एवं नियम अधीन निर्णय के स्वरूप को भी छू लेते हैं। ये गुट किसी विशिष्ट नीति को बनवाने अथवा बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अब दबाव समूह की आलोचना। दबाव समूह के कई प्रकार के दोष हैं। जैसे पहला है सार्वजनिक हितों की अपेक्षा। दबाव गुट अपने घटिया स्वार्थों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक कल्याण को तुच्छ निगाह से देखते हैं। कभी कभी उनके वर्गीय हितों से सामान्य हितों को भी हानि पहुंचने का खतरा बना रहता है। अगला राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार फैलाना। जैसे इस अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि दबाव समूह के क्या तरीके क्या हैं, और उन तरीकों में हमने पढ़ा था कि ये रिश्वत, बेईमानी और अन्य सभी प्रकार के उपाय अपनाते हैं। अधिकांश दबाव गुट हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अनेक घृणित उपायों का सहारा लेते हैं। ये अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए रिश्वत देते हैं, बेईमानी भी करते हैं तथा ये विधायकों को घूस देने व उनसे अनुचित और अनैतिक आचरण के कार्य भी करते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। संकुचित दृष्टिकोण। दबाव गुट अपने संकीर्ण हितों को बढ़ावा देते हैं। वे संगठित होते हैं, इसलिए राष्ट्र हितों की तुलना में संकुचित गुटीय हितों को महत्व दिया जाता है।
लॉबिंग। अनेक दबाव गुट लॉबिस्ट द्वारा कार्य करते हैं और लॉबिस्ट की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता में वृद्धि होती है। वीओकी के अनुसार दबाव शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसे शैतान लॉबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायकों को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ये रिश्वत आदि दे करके जो विधायक सार्वजनिक हित की चर्चा करते हैं उनसे अनुचित कार्य कराने का प्रयास करते हैं। हिंसा की राजनीति के संगठित स्रोत। दबाव गुट सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं और इस हिंसात्मक प्रक्रिया में चाहे कितने का भी सार्वजनिक नुकसान हो जाए उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें। इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी तरह के तरीके या साधन अपनाना पड़े, चाहे रिश्वत देने पड़े, बेईमानी करने पड़े या हिंसा करनी पड़े। मायरन विनर लिखते हैं कि गैर पश्चिमी देशों में हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है, किंतु अधिकांश में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ अचानक नहीं हो पाती, अपितु संगठित और योजनाबद्ध होती है। हिंसा और जन आंदोलन से अराजकता उत्पन्न होती है और ऐसी अव्यवस्था राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा कर देती है। अब दबाव समूह का मूल्यांकन। इन आलोचनाओं में सत्य का अंश अवश्य है, किंतु किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव और हित समूह से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। साम्यवादी और अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का समर्थन करने के लिए कई तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे दबाव समूह अपने पक्ष को शासन के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इससे शासन को वस्तु स्थिति से आगाह किया जाता। दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिरूप। नंबर 3 है दबाव हितों के द्वारा समाज तथा राज्य में संतुलन स्थिर रखा जाता है। नंबर 4 है जब निर्वाचनों के उपरांत राजनीतिक दलों की गतिविधियां कम हो जाती हैं तो दबाव समूह अपनी सक्रियता से सुनने की पूर्ति करते हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि दबाव तथा हित समूह से हम अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक हित की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि तथा उन्नति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। अभी तक दबाव समूह तथा सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना एक समस्या बनी हुई है। धन्यवाद।